हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल चित्रांशी दुबे लर्निंग थ्रू लिसनिंग में। और जैसे कि आपको पता है कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हम हिस्ट्री की एक किताब कवर कर रहे हैं जिसका नाम है आधुनिक भारत का इतिहास। और इसे लिखा है बिपिन चंद्र, जो कि पूर्व प्रोफेसर रह चुके हैं इतिहास अध्ययन केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। और इस किताब की शुरुआत, अगर आपके पास ये किताब है, आपने देखी है, तो इस किताब की शुरुआत होती है भूमिका नाम के एक कंटेंट से। और भूमिका मैंने आपको अपने पहले के वीडियो में बताई है और सुनाई थी। आई होप सो कि आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा। और आज से हम शुरू कर रहे हैं इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ योर 18वीं सदी में भारत में राज्य और समाज। तो इस चैप्टर के साथ हम शुरुआत करेंगे अपने आज के इस पॉडकास्ट की। और इसमें जो है हम अगर आपको ये पसंद आता है तो ज़रूर अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इट विल गिव मोटिवेशन। और चलो शुरू करते हैं आज के अपने इस चैप्टर को और टॉपिक को। तो जैसे कि इसमें शुरुआत होती है कि मुगल साम्राज्य के कमज़ोर होने के साथ साथ स्थानीय राजनीतिक और आर्थिक शक्तियां सिर उठाने लगी और अपना दबाव बढ़ाने लगी थी। 17वीं सदी के अंत और उसके बाद की राजनीति में व्यापक परिवर्तन हुआ। 18वीं सदी के दौरान बिखरते मुगल साम्राज्य और उसकी खंडित राजनीतिक व्यवस्था पर बड़ी संख्या में स्वतंत्र और अर्ध स्वतंत्र शक्तियां उठ खड़ी हुई थीं, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर और मराठा राजशाही। अंग्रेजों को भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन्हीं ताकतों पर विजय प्राप्त करनी पड़ी थी। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर जो है वो काफ़ी बड़ा है। इसमें बहुत सारे जैसे कि मैंने बताया कि छोटी छोटी शक्तियां हैं, अवध है, हैदराबाद है, मैसूर है, बंगाल है, इनके बारे में बात करी गई है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस चैप्टर का जो पॉडकास्ट है उसको पार्ट वाइज लेकर के आऊँ, सो दैट आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो और आप आसानी से इसे सुन सकें। और साथ ही साथ सिर्फ सुनना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है आपको समझाना भी। बहुत ही आराम से मैं इसे रीड आउट करूँगी ताकि आप सुने, समझें और इसे रिकॉल करने की भी कोशिश कर सकें। तो बात करते हैं कि इनमें से कुछ राज्यों जैसे कि अवध और हैदराबाद को उत्तराधिकार वाले राज्य कहा जाता था। मुगल साम्राज्य की केंद्रीय शक्ति में कमजोरी तथा मुगल प्रांतों के गवर्नरों के स्वतंत्रता के दावे से इन राज्यों का जन्म हुआ था। दूसरे ओर मराठा, अफगान, जाट तथा पंजाब जैसे राज्यों का जन्म मुगल शासन के खिलाफ स्थानीय सरदारों, जमींदारों तथा किसानों के विद्रोह के कारण हुआ था। न केवल दो तरह के राज्यों की राजनीति कुछ हद तक भिन्न होती थी, बल्कि इन सब में आपस में स्थानीय परिस्थितियों के कारण भी अंतर आता था। फिर भी इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मोटे तौर पर इन सभी का राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा तकरीबन एक सा ही था। लेकिन एक तीसरा क्षेत्र भी था। इनमें दक्षिण पश्चिमी तथा दक्षिण पूर्वी के समुद्री किनारों के इलाके और उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र शामिल थे, जहां पर किसी भी रूप में मुगल प्रभाव नहीं पहुंच सका था। मुगल सम्राट की नाम मात्र की सर्वोच्चता स्वीकार कर और उसके प्रतिनिधित्व के रूप में स्वीकृति प्राप्त करके 18वीं शताब्दी के सभी राज्यों के शासकों ने अपने पद को वैधता प्रदान करने की कोशिश की थी। बहरहाल इनमें से लगभग सभी ने मुगल प्रशासन के तौर तरीके और उसकी पद्धति को अपनाया। पहले समूह में आने वाले राज्यों ने उत्तराधिकार के रूप में कार्य विधि, मुगल प्रशासनिक ढांचा और संस्थाओं को प्राप्त किया था। दूसरों ने इनमें अलग अलग मात्रा में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके इस ढांचे तथा इन संस्थाओं को अपनाया था, जिसमें मुगल शासकों की राजस्व व्यवस्था भी शामिल थी। इन राज्यों के शासकों ने शांति व्यवस्था बहाल की तथा व्यवहारिक, आर्थिक और प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया। निचले स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों, छोटे छोटे सरदारों और जमींदारों की ताकतें कम की और इस काम में इन सब को अलग अलग मात्रा में सफलता मिली।
किसानों के अधिशेष उत्पादन पर नियंत्रण करके ये लोग ऊपर के अधिकारियों से झगड़ते रहते थे और कभी-कभी सत्ता और संरक्षण के स्थानीय केंद्र कायम करने में ये लोग सफल भी हो जाते थे। उन्होंने उन स्थानीय जमींदारों और सरदारों से भी समझौता किया और उनको अपने साथ मिला लिया जो शांति और व्यवस्था चाहते थे। आमतौर पर कहा जाए तो अधिकांश राज्यों में राजनीतिक अधिकारों का विकेंद्रीकरण हो गया और सरदारों, जागीरदारों के साथ साथ जमींदारों को इसके कारण राजनीतिक और आर्थिक शक्ति की दृष्टि से लाभ मिला। इन राज्यों की राजनीति लगातार गैर सांप्रदायिक या धर्मनिरपेक्ष बनी रही क्योंकि इन राज्यों के शासकों की आर्थिक और राजनीतिक प्रेरक शक्ति समान थी। सार्वजनिक स्थानों की नियुक्तियों, सेना में भर्ती या नागरिक सेवाओं में ये शासक धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं बरतते थे और जब लोग किसी सत्ता या शासन के विरुद्ध विद्रोह करते थे तो इस बात पर विचार नहीं करते थे कि उनके शासक का धर्म क्या है। इसलिए इस बात पर विश्वास करने के लिए कोई आधार नहीं मिलता है कि मुगल साम्राज्य के पतन और विघटन के बाद भारत के विभिन्न भागों में कानून और व्यवस्था की समस्या उठ खड़ी हुई और चारों ओर अराजकता फैल गई। वास्तविकता तो ये है कि 18वीं शताब्दी में प्रशासन और अर्थव्यवस्था में जो भी अव्यवस्था विद्यमान थी वो भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप और ब्रिटेन द्वारा चलाए गए विजय अभियानों का ही परिणाम थी। हाँ, ये बात तो सही है कि 17वीं सदी में जो आर्थिक संकट शुरू हुए थे उनकी रोकथाम इनमें से कोई भी राज्य सफलता से नहीं कर पाया था। इनमें से सभी राज्य मूल रूप से कर उगाहने वाले राज्य बने रहे। जमींदारों और जागीरदारों की संख्या तथा राजनीतिक ताकत में लगातार वृद्धि होती गई और कृषि से होने वाली आमदनी के लिए वो लगातार आपस में झगड़ते रहते थे। इसके साथ साथ किसानों की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। जहां इन राज्यों ने आंतरिक व्यापार को ठप नहीं होने दिया, वहीं इन्होंने विदेशों से व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश भी की, लेकिन अपने राज्यों के आधारभूत औद्योगिक और वाणिज्यिक ढांचे को आधुनिक रूप देने के लिए इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि वो आपस में संगठित क्यों नहीं हो सके और विदेशी आक्रमणों को विफल करने में उनको क्यों सफलता हासिल नहीं हो सकी। तो गाइज, यहाँ तक तो हमने पढ़ा कि जो भी किस तरह से मुगल साम्राज्य जो पतन हुआ या हमारा भारत जो कमज़ोर हुआ उसके क्या कारण थे, किस तरह से कमज़ोर हुआ, क्या प्रोसेस था, वो हमने जाना। और अभी हम शुरू कर रहे हैं आज के इस पॉडकास्ट में हैदराबाद और कर्नाटक के बारे में आज हम इसमें जानेंगे। जैसे कि मैंने चैप्टर का नाम शुरू में ही आपको बताया कि इसका नाम है 18वीं सदी में भारत में एक जो राज्य थे और समाज था वो कैसा था। तो राज्य में आज हम बात करने वाले हैं हैदराबाद और कर्नाटक की। तो निजाम उल मुल्क आसफ जहां ने 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की। औरंगजेब के बाद के समय के नवाबों में उसका महत्वपूर्ण स्थान था। सैयद बंधुओं को गद्दी से हटाने में उसकी अहम भूमिका थी। उसको दक्कन के वायसराय का खिताब प्राप्त हुआ था। 1720 से 1722 के बीच दक्कन में उसने अपनी काफी मजबूत स्थिति बनाई। वह 1722 से 1724 तक साम्राज्य का वजीर रहा, मगर वह जल्द ही वजीर के काम से तंग आ गया क्योंकि बादशाह मोहम्मद शाह ने प्रशासन में सुधार लाने की उसकी सब कोशिशों को नाकाम कर दिया था। इसलिए उसने दक्कन वापस जाने का फैसला किया, जहां वह सही सलामत अपना आधिपत्य बनाए रख सकता था। यहाँ उसने हैदराबाद राज्य की नींव रखी, जिस पर उसने कठोरता पूर्वक शासन किया। उसने केंद्रीय सरकार से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा तो कभी नहीं की, मगर उसने व्यवहार में स्वतंत्र शासक के रूप में ही काम किया था। उसने दिल्ली की केंद्रीय सरकार से बिना पूछे लड़ाइयाँ लड़ी, सुलहनामे किए, खिताब बांटे और जागीरें और ओहदे दिए।
उसने हिंदुओं के प्रति सहनशीलता की नीति अपनाई। उदाहरण के लिए एक हिंदू पूरनचंद्र उसका दीवान था। उसने दक्कन के मुगलों के नमूने पर जागीरदारी प्रथा चलाकर सुव्यवस्थित प्रशासन स्थापित कर अपनी सत्ता को मजबूत बनाया। उसने बड़े बड़े उपद्रवी जमींदारों को अपनी सत्ता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया और शक्तिशाली मराठों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा। उसने राजस्व व्यवस्था को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की भी कोशिश की थी। मगर 1748 में उसके मरने के बाद हैदराबाद उन्हीं विघटनकारी शक्तियों का शिकार हो गया जो दिल्ली में सक्रिय थी। बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक दक्कन मुगल का एक सूबा था और इस तरह वह हैदराबाद के निजाम के अधिकार के अंतर्गत आता था। मगर व्यवहार में जिस प्रकार निजाम दिल्ली की सरकार से स्वतंत्र हो गया था, उसी प्रकार कर्नाटक का नायब सूबेदार, जिसे कर्नाटक का नवाब कहा जाता था, अपने को दक्कन के नवाब के नियंत्रण से मुक्त करके अपने ओहदे को वंशानुगत बना चुका था। अतः कर्नाटक के नवाब सादत उल्ला खान ने अपने भतीजे दोस्त अली को निजाम की मंजूरी के बिना ही अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। आगे चलकर 1740 के बाद कर्नाटक की स्थिति नवाबी के लिए बारंबार संघर्षों के कारण बिगड़ी और इससे यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को भारतीय राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया था। चलिए अब बात कर लेते हैं बंगाल के बारे में। होप सो आपको समझ में आया होगा हैदराबाद के बारे में और कर्नाटक के बारे में कि किस तरह से निज़ामुल उल मुल्क आसफ जहाँ ने हैदराबाद की नींव रखी और सादत उल्ला खान ने कर्नाटक को वंशानुगत बना लिया, जो कि हैदराबाद के अंतर्गत आता था, और कर्नाटक इस तरह से हैदराबाद से अलग हो जाता है। और हैदराबाद कर्नाटक दोनों जो हैं वो दक्कन के एरिया में आते हैं। अगर आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी का आइडिया है तो दक्कन प्लेटू आपने देखा होगा, अगर सुना होगा दक्कन का पठार, तो आप समझ पा रहे होंगे। अब हम बात करने वाले हैं बंगाल की। तो केंद्रीय सत्ता की बढ़ती कमजोरी का फायदा उठाकर असाधारण योग्यता वाले दो व्यक्ति, कौन कौन, मुर्शिद कुली खान और अली वर्दी खान, दोनों ने बंगाल को स्वतंत्र बना दिया। मुर्शिद कुली खान को 1717 में जाकर बंगाल का सूबेदार बनाया गया, मगर वह उसका वास्तविक शासक 1700 से ही था जब उसे दीवान बनाया गया था। उसने खुद को तुरंत केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त कर लिया था। वह बादशाह को नियमित रूप से नजराने की काफी बड़ी रकम भेजता रहता था। उसने अंदरूनी और बाहरी खतरे से बंगाल को मुक्त करके वहां शांति कायम की। अब बंगाल जमींदारों की प्रमुख बगावतों से भी कमोबेश मुक्त हो गया था। उसके शासन के दौरान केवल 3 विद्रोह हुए। पहला विद्रोह सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया। उसके बाद शुजात खां ने बगावत की। अंतिम विद्रोह नजात खां का था। उनको हराने के बाद मुर्शिद कुली खान ने उनकी जमींदारियां अपने कृपापात्र राम जीवन को दे दी थी। मुर्शिद कुली खां 1727 में मर गया। उसके बाद उसके दामाद शुजाउद्दीन ने बंगाल पर 1739 तक शासन किया। उसकी जगह पर उसका बेटा सरफराज खान आया, जिसे उसी साल गद्दी से हटाकर अली वर्दी खान नवाब बन गया। इन तीनों नवाबों ने बंगाल को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित प्रशासन दिया। उन्होंने व्यापार और उद्योग को बढ़ावा दिया। मुर्शिद कुली खान ने प्रशासन में मितव्ययिता बरती। उसने बंगाल के वित्तीय मामलों में का प्रबंध नए सिरे से किया। उसने नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े भाग को खालसा भूमि बना दिया और इजारा व्यवस्था यानी कि ठेके पर भू राजस्व वसूल करने की व्यवस्था की शुरुआत की। स्थानीय जमींदारों और सौदागर साहूकारों के बीच से उसने राजस्व वसूल करने वाले किसान और सौदागर साहूकार भर्ती किए। उसने गरीब खेतिहरों का कष्ट दूर करने और उन्हें समय पर भू राजस्व देने में समर्थ बनाने के लिए तकावी ऋण भी दिए। इस प्रकार वह बंगाल सरकार के संसाधनों को बढ़ा सका। मगर इजारा व्यवस्था ने किसानों और जमींदारों पर आर्थिक बोझ को बढ़ा दिया।
इसके अलावा यद्यपि उसने केवल असल जमा की मांग की और गैर कानूनी टैक्स हटा दिए, उसने जमींदार और किसानों से लगान की वसूली बड़ी निर्दयता के साथ की। उसके सुधारों का एक परिणाम यह भी हुआ कि अनेक पुराने जमींदारों को निकाल बाहर किया गया और उनकी जगह पर अभी अभी पनपे इजारेदार आ गए। मुर्शिद कुली खान और उसके बाद के नवाबों ने हिंदुओं और मुसलमानों को रोजगार के समान अवसर प्रदान किए। उन्होंने सबसे ऊंचे नागरिक ओहदों पर कई फौजी ओहदों पर बंगालियों को रखा, जिनमें अधिकतर हिंदू थे। इजारेदारों को चुनते समय मुर्शिद कुली खान ने स्थानीय जमींदार और महाजनों को प्राथमिकता दी, जिसमें अनेक हिंदू थे। इस प्रकार उसने बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग को जन्म दिया। तीनों नवाबों ने माना कि व्यापार का प्रसार जनता और सरकार के लिए फायदेमंद है, इसलिए उन्होंने भारतीय और विदेशी सभी व्यापारियों को बढ़ावा दिया। नियमित थानों और चौकियों की व्यवस्था करके सड़कों और नदियों की सुरक्षा का इंतजाम भी किया। उन्होंने अफसरों के निजी व्यापार को रोक दिया। साथ ही उन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा कि विदेशी व्यापारी कंपनियां तथा उनके नौकरों पर कड़ा नियंत्रण रखा जाए और उन्हें अपने विशेषाधिकारों का दुरुपयोग नहीं करने दिया जाए। उन्होंने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकरों को देश के कानूनों का पालन करने और अन्य व्यापारियों के बराबर सीमा शुल्क देने के लिए मजबूर किया। अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को कलकत्ता और चंद्रनगर के अपने कारखानों की किलेबंदी करने की इजाजत नहीं दी। इन सब के बावजूद बंगाल के नवाब एक दृष्टि से बड़े नासमझ और लापरवाह साबित हुए। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रवृत्ति 1707 के बाद अपनी मांगों को मनवाने के लिए सैनिक शक्ति का उपयोग करने या फिर उसके इस्तेमाल की धमकी देने की होने लगी थी। नवाबों ने इस प्रवृत्ति को मजबूती से नहीं दबाया। वे कंपनी की धमकियों का जवाब देने की ताकत रखते थे, मगर उनका निरंतर यह विश्वास रहा कि कोई भी मात्र व्यापारिक कंपनी उनकी सत्ता के लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकती। वे इस बात को महसूस नहीं कर सके कि अंग्रेजी कंपनी व्यापारियों की कंपनी मात्र नहीं थी, बल्कि उस समय के अत्यंत आक्रामक और विस्तारवादी उपनिवेश की प्रतिनिधि थी। शेष दुनिया के बारे में उनका अज्ञान और उससे संपर्क का अभाव उनके लिए बहुत महंगा पड़ा। नहीं तो अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, लैटिन अमेरिका में पश्चिमी व्यापारी कंपनियों की विध्वंसकारी कामों के संबंध में उनको जानकारी अवश्य हो जाती। बंगाल के नवाबों ने शक्तिशाली फौज बनाने की ओर ध्यान नहीं दिया और इसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। उदाहरण के लिए मुर्शिद कुली खान की फौज में केवल 2000 घुड़सवार और 4000 पैदल सैनिक थे। अलीवर्दी खान को मराठों के बारंबार हमलों से तंग होना पड़ा और लास्ट में उसे उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा उन्हें देना पड़ गया। जब 1756 और 57 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलीवर्दी खान के उत्तराधिकारी सिराज उद्दौला के खिलाफ लड़ाई का ऐलान किया, तब शक्तिशाली फौज के अभाव ने विदेशी कंपनी की जीत में काफी योगदान दिया। अफसरों के बीच बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने में भी बंगाल के नवाब असफल रहे। यहाँ तक कि न्यायिक अधिकारी, काजी और मुफ्ती घूस लेने में नहीं हिचकिचाते थे। विदेशी कंपनियों ने इस कमजोरी का पूरा फायदा उठाया और सरकारी कानून कायदों और नीतियों की जड़ें खो दी। तो गाइज, ये आज का हमारा जो पॉडकास्ट था, इसमें मैं 20 मिनट्स का ही रखती हूँ और इसमें मैंने 2 राज्यों के बारे में बात की है। बंगाल की बात की है, साथ ही साथ हैदराबाद, कर्नाटक यानी कि दक्कन एरिया की बात की है और थोड़ा सा बैकग्राउंड भी दिया है मैंने इसमें
कि किस तरह से हम 18वीं सदी की बात कर रहे हैं, भारत कैसा था, मुगल कैसे ख़त्म हो रहे थे, कैसे छोटी शक्तियाँ अपना सिर उठा रही थीं, और इसी का नतीजा हुआ कि हैदराबाद, कर्नाटक, बंगाल, मैसूर, ये सब जो है सामने निकल कर के आते हैं। तो अभी मैंने हैदराबाद, कर्नाटक और बंगाल की बात की है। अपने नेक्स्ट जो पॉडकास्ट लाऊंगी उसमें मैं अवध की बात करूंगी, और उसके साथ साथ अवध के साथ साथ बात होगी मैसूर की। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, और अगर आपको पसंद आ रहा है ये पॉडकास्ट, अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, अगर आप कुछ सजेशंस देना चाहते हैं, तो आप सजेशंस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों के लिंक मिल जाएंगे। मेरा इंस्टाग्राम चित्रांशी दुबे से है, और टेलीग्राम मेरा वॉइस नोट्स लर्निंग विद लिसनिंग से है। तो होप सो कि आप ज़रूर इसे शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट इसी तरह के पॉडकास्ट की सीरीज़ में। थैंक यू सो मच, सी यू सून।